अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गेंदा की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियां एवं रोपाई तकनीक पर जानकारी। मधुमक्खियों को उनके शत्रु कीटों से बचाने के उपाय। अपने राज्य बिहार और झारखंड में गेंदा फूल की खेती बड़े एरिया में की जाती है और इसका उपयोग माला, लरी, गजरा, घर की सजावट इत्यादि में भी किया जाता है, जिसके चलते बाजार में इसकी मांग बनी रहती है और इसीलिए प्रदेश के बहुत से किसान इस मौसम में गेंदे की खेती करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने गेंदा फूल की बिचड़ा तैयार कर लिया है, वो मुख्य खेत में इसकी रोपाई करते समय खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक कौन कौन से कार्यों को अमल में लाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रखंड कृषि कार्यालय राजनगर जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार। किसान बंधुओं को परंपरागत फूलों के पौधों के बदले में एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से जिनका उत्पादन किया गया है उसमें से ही पसंद करें। किसान बंधु, दो तरह के पौधों की खेती होती है। व्यावसायिक खेती की जाती है जिसमें एक अफ्रीकी नस्ल कही जाती है और दूसरी फ्रांसीसी नस्ल कही जाती है। अफ्रीकी नस्लों में हम पूसा ऑरेंज, पूसा रेड, पूसा नारंगी जो 1 मीटर के लंबाई तक के होते हैं, 3 से 3.5 फीट इसकी ऊंचाई होती है। किसान बंधु, ऐसे फूलों का व्यास 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। इसके साइज बड़े होते हैं। इनकी पंखुड़ियां बहुगुनी होती है, गोलाकार लिए रहते हैं। और गेंदा की खेती के लिए दूसरी एक छोटी नस्ल में से आप अपनी पसंद का अनुसार चुन सकते हैं, जिसे फ्रांसीसी कहते हैं। यह 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई अधिकतम होती है। कभी कभी तो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। इसमें बहुत अधिक शाखाएं तो नहीं होती, लेकिन इतने फूल आते हैं कि पूरा पौधा ही फूलों से ढक जाता है। इसमें पत्तियां तक दिखनी बंद हो जाती है। रेड ब्रोकेट, बटन स्कॉच, कैपिडियलो, ये सब नस्ल ऐसे हैं जिनका प्रयोग व्यावसायिक खेती के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, गेंदे की खेती सामान्यतः सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है, परंतु उत्तम जल निकास वाली, जिसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता हो, ऐसी भूमि इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। भूमि की तैयारी के लिए खेत 1 से 2 बार कल्टीवेटर से जोतकर समतल कर लें तथा अंतिम जुताई के समय 20 से 25 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद 60 सेंटीमीटर दूरी पर उठी हुई क्यारियां बना लें। गेंदा की खेती में यह मेरा अनुभव और वैज्ञानिकों का भी यही अनुभव कहता है कि जितनी अधिक जीवांश की मात्रा होगी आपकी खेतों में, प्रति हेक्टेयर कम से कम 200 क्विंटल कंपोस्ट डालने के बाद आप इसमें जैव उत्पाद ऐसे मिलाएं जो इसकी आपूर्ति पोषण भी करे और इसकी सुरक्षा भी करे। इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी के साथ एजेटोबैक्टर, एजोस्पोरिलम, पीएसबी, माइकोराइजा, फ्लूचूरिया ऑरेंसिया, ऐसे उत्पादों का प्रयोग अधिक से अधिक अपने कंपोस्ट में मिलाकर खेतों में मिला दें। गेंदे की फसल से अधिक पुष्प उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच के आधार पर पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो सामान्य तौर पर आप कौन कौन से उर्वरकों की कितनी मात्रा खेत में डालें, आइए जानते हैं। अच्छे उत्पादन के लिए
गेंदा के अच्छे उत्पादन के लिए 120 से 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और 60 से 80 किलोग्राम उसे पोटेशियम की आवश्यकता पड़ती है। गेंदे का बिचड़ा तैयार हो जाने के बाद किसान उसे सीधे खेत में रोप देते हैं, जिससे कभी कभी पौधे रोग ग्रसित होकर सूख जाते हैं। इसलिए खेत में पौधों की रोपाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं। मध्य अगस्त से अंतिम अगस्त तक इसकी रोपाई का सर्वश्रेष्ठ समय है। आपने जो अपने क्यारियों में पौधे अगर आपने उगाए हैं तो उसे 30 से 40 दिनों के भीतर में उखाड़ने से पहले 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर लंबी कटिंग ऐसे या कलियां हो ऐसे शीर्ष ऊपर से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। इस कटिंग को या तो बोर्डो मिक्सचर में या फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी के घोल में इसकी जड़ को डुबोने के बाद आधे घंटे, ऐसा होगा कि हमें अपनी भूमि भी सुरक्षित हो जाएगी, आपके पौधों में पदगलन की समस्या नहीं आएगी। बरसात के दिनों में, खरीफ के समय में 60 गुने 45 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे लगाए जाते हैं ताकि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कायम रहे। इन दोनों में एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा की कमी रहे। इसमें आपके पौधे अधिक लगेंगे, फूलों की संख्या भी अधिक होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन मधुमक्खी पालन व्यवसाय एक सफल व्यवसाय के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, जिसका कारण है उससे मिलने वाला उचित लाभ। लेकिन इस लाभ को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि मधुमक्खियों को हानि पहुंचाने वाले कीटों पर नियंत्रण पाया जाए। और जैसा कि इस समय विभिन्न प्रकार के शत्रु कीट मधुबक्सों और मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप इनके शत्रु कीटों पर किस तरह से नियंत्रण पाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ PS कनवाल। जैसा कि इस समय बरसात का सीजन है, मधुमक्खियों के लिए ये सीजन सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। इसी समय मौन पालकों को सबसे अधिक देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो किसान भाई मौन पालन व्यवसाय अपनाए हैं, वो मौन बक्सों का इस बरसात में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय फूलों की कमी रहती है, जिसके कारण मधुमक्खियों के लिए आहार उपलब्ध नहीं हो पाता। साथ ही इस समय कई प्रकार के शत्रु कीट भी मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसीलिए इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना है, आइए जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में ही मधुमक्खियों की देखरेख सबसे अधिक करने की आवश्यकता होती है। सबसे मुख्य आवश्यकता यह है कि मौन वंशों में समय समय पर साफ सफाई की विशेष व्यवस्था करें। उसके साथ साथ जहां पर बर्रे या मौमी पतंगे आदि का प्रकोप अगर दिखाई दे रहा है तो उसकी भी साफ सफाई समय पर करें। इसके अलावा जो भी यानी कि मॉन्चर अगर उपलब्ध हैं, उन्हीं के अनुसार, जैसे कि साज वगैरह में इस समय बरसात में थोड़ा नेक्टर मिलता है, उसमें भी मधुमक्खियों को रखा जा सकता है। अगर जहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर आप कृत्रिम भोजन के द्वारा मधुमक्खियों को हमेशा सुदृढ़ बनाए रखें। इसके लिए ये आवश्यक है कि मौन वंश के अंदर पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम भोजन होना आवश्यक है। इसके अलावा जैसे कि साफ सफाई का है, इस समय बरसात अधिक होने के कारण जिस भी क्षेत्र में मधुमक्खियां रखी रहती है तो वहाँ पर नमी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। और नमी के अगर मौन के अंदर अगर नमी रहती है तो ऐसे उसमें मौन वंशों में कई प्रकार की बीमारियां आने का भी खतरा रहता है, जैसे कि फॉल ब्रूड है। फॉल ब्रूड का प्रकोप भी इस समय मधुमक्खियों के अंदर खासतौर पर एपिसेरिया इंडिका और भारतीय मौन में ये देखा जाता है। इसमें इसकी जो मुख्य पहचान है कि सेल खुले हुए दिखाई देते हैं, और उसमें यह है कि अगर उसमें इस प्रकार का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो उन छत्तों को का उपचार करने के लिए उसमें मौन वंशों में
टेरामाइसिन नामक दवा का 250 से 400 मिलीग्राम प्रति 5 लीटर चीनी के शरबत के साथ दिया जाना चाहिए। और ये यानी कि मौन मंसूं की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जैसी उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार दिया जाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि उसको कम से कम हफ्ते में 500 ग्राम प्रति मौन मंसूं की दर से चीनी का शरबत दिया जाना चाहिए। उचित ये होगा कि जिन क्षेत्रों में अगर इस समय फूल मौनचर पुष्प नहीं है तो उन मौन मंसूं को उठा करके दूसरे ऐसे स्थानों पर रख देना चाहिए कि जहां पर उसको पर्याप्त मात्रा में मकरंद और पराग मिलता है। जैसे मक्का वाले क्षेत्रों में माइग्रेशन करें या दूसरे कोई अन्य क्षेत्र जहां पर अगर पराग वाले पुष्प हों तो उन क्षेत्रों पर मौन मंसूं का माइग्रेशन करना आवश्यक है। अगर ऐसे स्थानों में माइग्रेशन करेंगे तो इससे मधुमक्खियों की संख्या और समय समय पर हम कृत्रिम भोजन देंगे तो इससे मौन मंसूं की प्रगति बहुत तेजी से होगी। और जो आगामी सीजन में जैसे अक्टूबर नवंबर में सरसों का सीजन शुरू होता है तो उस समय हमें पर्याप्त मात्रा में उससे शहद मिलेगा। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, बकरी पालन की बात अगर की जाए तो लघु और सीमांत किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुसार प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। चूंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बकरियों का आहार से लेकर आवास प्रबंधन तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे बकरी पालन से अच्छा लाभ मिल सके। तो बारिश के मौसम में बकरियों की देखरेख किस तरह से करनी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं जिला रांची के पशु चिकित्सक डॉक्टर संत कुमार सिंह। ये बकरी पालन आमदनी का किसानों के लिए अच्छा एक स्रोत है, लेकिन बकरियों के लिए खास करके 2 सीजन, जाड़ा और बरसात, उनके अनुकूल नहीं होता है। तभी बरसात का समय आ रहा है, तो बरसात में बकरियों पर क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। किसान भाइयों, इस समय अगर आप बकरियों की अच्छी देखभाल करेंगे तो अच्छा लाभ ले सकेंगे। तो आप इनके आवास की उचित व्यवस्था किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बकरियों को बरसात के दिन में आवास प्रबंधन में उसके घर के माने ऊंचाई कुछ ज़्यादा होना चाहिए, जो कि बरसात का पानी उसके अंदर नहीं जा सके। नाली माने ठीक ठाक होना चाहिए, जो कि बाहर निकल जाए। कहीं जहाँ पानी पहुँचेगा तो बरसात में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी बढ़ता है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। तो इसलिए बहुत तरह की बीमारियों का उनको सोर्स हो जाएगा। उसमें कोशिश करना है कि ज़मीन आवास जो है घर का एकदम सूखा रहे। और ज़मीन जो गीला हो जाता है, बरसात में गीला होने का चांस ज़्यादा रहता है, ज़मीन गीला होता है अपना, तो उसमें क्या है कि बीच बीच में आप ये चूना का छिड़काव करते रहे। 10 ग्राम 1 स्क्वायर फीट पर एरिया में 10 ग्राम चूना के हिसाब से हर एक 1-2 महीने देखे गीला होगा तो उसको ये कर दें। और बरसात के दिन में एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, तो यदि मैंने कि हरा चारा दे रहे हैं, हरा चारा तो बरसात में काफ़ी उपलब्ध हो रहा है, लेकिन हरा चारा में पूरा भींगा नहीं देना है। और उसमें यदि ज़रूरत है तो कुछ खली दीजिए, प्रोटीन डाइट जो है दीजिएगा, तो बरसात के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन तो उसमें हम लोग को माने एनर्जी फूड देते हैं, जैसे मकई वगैरह देते हैं। लेकिन यदि बरसात का दिन है तो यदि हम दाना देते हैं तो उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें। प्रोटीन में आपका सरसों तेल का खली, सरसों का खली हो सकता है, चिनिया बादाम का खली हो सकता है, सरगुजा खली हो सकता है, तो उससे आपका बकरियों का काफ़ी वजन बढ़ेगा। और टिम्पेनी का बहुत चांस रहता है बरसात में। हरा घास रहता है, हरा घास खाने से क्या होता है, टिम्पेनी हो जाता है। किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बकरियों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इन दिनों बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, आइए जानते हैं। वो पेट फूल जाता है, तो उससे क्या होगा, बकरिया आपको सांस नली को दाब देता है, हार्ट को दाब देता है, बकरिया की मृत्यु हो जाता है। तो सबसे पहले यदि टिम्पेनी हो तो उसका लक्षण क्या है? लक्षण है उसका पेट फूल जाएगा, बहुत बकरी कराने लगेगी। और उसका अंग्रेजी दवा भी बाजार में उपलब्ध है, टिम्पोल है, जो कि 10 से 15 ml उसको आप पिला दीजिए। न्यूमोनिया रोग बकरियों में बहुत तेजी से फैलता है। ये रोग वातावरण में तेजी व अचानक से परिवर्तन होने की स्थिति में पनपने लगता है। इससे रोगग्रस्त बकरियों को तुरंत ही बाकी बकरियों से अलग कर देना चाहिए। तो किस प्रकार से करें इसकी रोकथाम, आइए जानते हैं। यदि बकरिया भींगती है या खास करके मेमने में, तो निमोनिया होने का बहुत काफ़ी चांस होता है।
बुखार हो जाएगा, श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा। तो उस हालत में उसको एंटीबायोटिक दवा दीजिए और एनाल्जेसिक दवा, बुखार कम करने का दवा और एंटीबायोटिक दोनों दवा देंगे तो अपना ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से सब ध्यान हमारे किसान भाई रखेंगे तो उनको माने कि बरसात के दिन में बीमारियां बहुत कम हो। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला पूर्वी चंपारण से वीरेंद्र कुमार जी, आप अन्नदाता के माध्यम से मक्के की फसल में धड़ छेदक कीट की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जो खरीफ में जो मक्का लगाने का मुख्य समय है वो करीब 25 मई से 25 जून या आप 25-20 जून तक जो लगा लिए होंगे। किसान भाइयों, मक्के की फसल में माहू कीट का प्रकोप भी होता है। ये कीट पौधों के कोमल भागों का रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रकोप झुंडों में होता है। कीट प्रकोप की उग्रता में पौधे की ऊपरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। साथ ही ये कीट मधु स्रावित करते हैं, जिसके कारण पौधे अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते और कमजोर होकर सूखने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि इससे भी कीट का प्रकोप कम न हो तब रासायनिक दवा जैसे इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो जो सबसे खतरनाक कीड़ा भी माना जाता है, अधिक रूप से इसमें होता है, वो है आपको धड़ छेदक। तो उसके लिए अगर आप जो है आप क्या रासायनिक कीटनाशी का उपयोग कर सकते हैं। का जो है 8 से 10 पत्तियां जब निकल जाता है पौधा में, तो उस समय जो है आपको फ्यूराडान जो आता है ग्रेन्यूल से दानेदार होता है, वो आप उसमें जो 7 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें, ताकि ये जो कीड़ा जो है जो धड़ छेदक जो है वो आपको अगर धड़ छेदक लगता है तो काफ़ी नुकसान होता है और इसमें जो है उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी बढ़वार हेतु धान की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बारिश के मौसम में कैसे करें मुर्गियों की देखरेख एवं प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट करिए, annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे इसी समय मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।